अभी सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा मां की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है। लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चनें होती हैं, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी थी। बोली थी, जी मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गईं। लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहाँ जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं। इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के 1 दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है।
मैं समझ गई। बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी, तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोलना। दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है। वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भागकर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह। देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती।
तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा, क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा था। तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं। लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे। उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी। लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में। सुनो कहानी।